आज से 71 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने यह तय किया था कि यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी आसमानी धार्मिक किताब या किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं। पर क्या यह देश पूरी तरह से संविधान की भावना के अनुरूप चल रहा है? संविधान ही भारत के लोकतंत्र की आत्मा होगा, ये परिकल्पना करने वाले किसी एक पार्टी के लोग नहीं थे, बल्कि जिस संविधान सभा ने आज ही के दिन भारत के नए संविधान को स्वीकार किया था, उसमें 6 अलग अलग पार्टियों के लोग थे, जिनमें कांग्रेस भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी थी, अकाली दल भी था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और यूनियनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। इन सभी पार्टियों के नेता अलग अलग विचारों के थे। इन सब की देश को लेकर के सोच भी अलग अलग थी, लेकिन फिर भी इन सब लोगों ने तय किया कि यह देश किसी एक व्यक्ति या परिवार के विचारों पर नहीं, बल्कि संविधान के मुताबिक चलेगा। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान स्वीकार किए जाने से पहले एक दिन 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सभा में अपना आखिरी भाषण देते हुए कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, मगर इसका इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे तो यह बुरा साबित होगा, और अगर संविधान बुरा है पर इसका इस्तेमाल करने वाले अच्छे लोग होंगे तो संविधान भी अच्छा होगा। लेकिन 71 साल बाद हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ा है जहां संविधान की प्रति हाथ में लेकर लोकतंत्र बचाने की कसम खाने वाले नेता संसद भवन में होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रम में ही हिस्सा लेने से मना कर देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का विरोध करने के नाम पर देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। ये नेता भूल गए कि भारत में विपक्ष को जो शक्ति हासिल है वो भी इसी संविधान की देन है। ये लोग भूल गए कि संविधान सभा में शामिल नेताओं के भी विचार आपस में मेल नहीं खाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन नेताओं ने देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें हर समस्या का हल छिपा है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है, हम भारत के लोग। यहां हम शब्द पर ध्यान दीजिए, जिसका मतलब है हम सब, जिसमें सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी रंगों, सभी विचारों के लोग शामिल हैं। संविधान की प्रस्तावना में मैं या वो शब्द नहीं लिखे, लेकिन फिर भी विपक्ष को लगता है कि संविधान दिवस मनाने वाली सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही, और इसी को आधार बनाकर आज विपक्ष ने संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। लेकिन हमें लगता है कि यह बहिष्कार असल में भारत के संविधान का अपमान है, क्योंकि यह कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में हो रहा था। यह बीजेपी की कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। आज जब इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर भाषण दे रहे थे, तब वहां या तो सिर्फ बीजेपी के या बीजेपी के मित्र दलों के सांसद मौजूद थे। विपक्ष का यह रवैया देखकर ही आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अगर आज संविधान लिखा जाता तो सबका आपस में इतना विरोध होता कि एक पन्ना भी लिखना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मंच से बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा और परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान दिवस कार्यक्रम किसी सरकार, दल या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं है, यह सदन का कार्यक्रम है, और सदन के सदस्यों को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा की गई और कही गई बातों की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे जिस संविधान के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की थी, वो कैसे अब इसकी याद में मनाए जाने वाले दिन का सम्मान करना भी भूल गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम गणमान्य लोग संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर प्रस्थान करते हुए आज का दिवस बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे
दूरंदेशी महानुभावों को नमन करने का है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है। कभी हम सोचे कि आज अगर हमें संविधान निर्माण करने की नौबत होती तो क्या होता। विविधताओं से भरा हुआ देश, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक पंथ, अनेक राजे रजवाड़े, इन सब के बावजूद भी संविधान के माध्यम से पूरे देश को एक बंधन में बांध करके आगे बढ़ाने की योजना बनाना, आज के संदर्भ में देखें तो पता नहीं संविधान का एक पेज भी हम पूरा कर पाते, क्योंकि नेशन फर्स्ट कालक्रम से राजनीति ने उस पर इतना प्रभाव पैदा कर दिया है कि देश हित भी कभी कभी पीछे छूट जाता है। ये उन महानुभावों को प्रणाम इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि उनके भी अपने विचार होंगे, उनके विचारों की भी धारा होगी, उस धारा में धार भी होगी, लेकिन फिर भी राष्ट्र हित सुप्रीम होने के नाते सबने मिल बैठ करके एक संविधान दिया। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। पारिवारिक पार्टियां, राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जापान में एक प्रयोग हुआ था। जापान में देखा गया कि कुछ ही पॉलिटिकल फैमिली ही व्यवस्था में चल रहे हैं, तो किसी ने बीड़ा उठाया था कि वो नागरिकों को तैयार करेंगे और पॉलिटिकल फैमिली के बाहर के लोग
निर्णय प्रक्रिया में कैसे आए और बड़ी सफलतापूर्वक 30-40 साल लगे, लेकिन करना पड़ा। लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की ओर जाने की आवश्यकता है, चिंता करने की आवश्यकता है। हमारे यहां भ्रष्टाचार, क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करके सिद्ध हुई हकीकतों के बावजूद भी जब राजनीतिक लाभ के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर, लोक लाज को तोड़ करके उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। 2-4 साल के बाद लोग स्वीकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज व्यवस्था खड़ी करनी है। क्या समाज के अंदर भ्रष्टाचार के कारण कोई अगर गुना सिद्ध हो चुका है तो उसको सुधरने के लिए मौका दिया जाए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्पर्धा चल पड़ी है, ये मैं समझता हूं अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है, और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत है। महात्मा गांधी ने जो कर्तव्य के बीज बोए थे वो आजादी के बाद वटवृक्ष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य से शासन व्यवस्था ऐसी बनी कि उसने अधिकार के ही बातें करके लोगों को एक ऐसी अवस्था में रखा कि हम हैं तो आपके अधिकार पूरे होंगे। अच्छा होता देश आजाद होने के बाद कर्तव्य पर बल दिया गया होता तो अधिकारों की अपने आप रक्षा होती। विपक्ष आज संविधान का सम्मान करने के लिए सदन में तो नहीं पहुंचा, लेकिन सदन के बाहर से विपक्ष ने अपना एजेंडा जरूर जारी किया। किसी ने यह कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही, तो किसी ने कहा कि अभी आरक्षण का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए, तो राहुल गांधी जैसे नेताओं ने तो ट्विटर पर ही लोगों को इस दिन की शुभकामनाएं देकर अपना फर्ज निभा लिया। जिस संविधान के निर्माण के दौरान अलग अलग विचारों के नेताओं ने अपनी विचारधारा से ऊपर देश को रखा था, उस संविधान को याद करने के लिए विपक्ष ने कैसे राजनीति की और बीजेपी ने उसका क्या जवाब दिया, आप ये सुनिए। हम आपको संविधान के निर्माण से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है, तो जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सब चुप बैठे हैं, सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है, क्या मतलब रहा है? जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि दलितों के लिए न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, किसानों के लिए न्याय नहीं है, महिलाओं के लिए न्याय नहीं है। न्याय सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी सत्ता है, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, और जो उनके दोस्त हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए न्याय है। आज संविधान बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जिन लोगों को संविधान से हक मिलता था, आज नौकरियों के लिए भेदभाव हो रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या बड़ी बड़ी संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया था उसके तहत कोई सम्मान नहीं हो रहा। जिन लोगों ने मेहनत के साथ इस संविधान में अपना योगदान किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं किया, बल्कि हमेशा अपमान किया। कि सरदार पटेल
और बाबा साहब, ये इन लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान किया और उनको सम्मान हम सब लोग देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए वहां कोई सम्मान नहीं है जहां गांधी परिवार का नाम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। हम जिएंगे तो अपने लिए, हम जिएंगे तो अपने परिवार के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। ये है इनका दिल और दिमाग। SC, ST व OBC वर्गों का ज़्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर ये दुखी व पीड़ित लोग आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी आरक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। क्या ऐसे ही केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान सभा थी, कि देश को अधिकार दिया है, जनता को अधिकार दिया है, राज्यों को अधिकार दिया है, लेकिन आज उस राज्य को, जनता को, सबको उनके अधिकार कुचल दिए जाते हैं। तो संविधान का मतलब क्या होता है? कहाँ है संविधान? तो कांग्रेस सहित जो 14 विपक्षी दल है, इन्होंने आज के प्रोग्राम का बायकॉट करना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी गंभीर बात है। लोकतंत्र का अपमान है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। हमारे मोदी जी की निगाह हर वक्त कांग्रेस परिवार के ऊपर टिकी रहते हैं। वो कहते हैं कि ये पार्टी फॉर द परिवार, ऑफ द परिवार, बाय द परिवार। मैं कहता हूँ मोदी जी, आपके पार्टी कौन सा परिवार की है? आपके पार्टी में तो परिवार नहीं है, लेकिन आपके पार्टी में 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों में सारे फैसला करते हैं। तो मैं ये जरूर ये कह सकता कि ये पार्टी ऑफ द ट्विन, फॉर द ट्विन, बाय द ट्विन। कम से कम हमारा तो एक परिवार है, आपको वो भी नहीं है। जो सांसद आज इस कार्यक्रम में मौजूद थे वो भी, और जिन्होंने इसका बहिष्कार किया वो भी, जब चुनकर संसद पहुंचते हैं तो ये लोग संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ खाते हैं। लेकिन अब यह शपथ ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने कभी संविधान को शास्त्र की गीता बनने ही नहीं दिया। सोचिए, अगर किसी साधारण आदमी को भगवत गीता दी जाए तो वो क्या करेगा? उसे देखेगा और अपने माथे पर लगा लेगा। फिर उसी आदमी को हम भारत का संविधान दें तो वो क्या करेगा? वो आश्चर्य से पूछेगा, इसका क्या करूं, मुझे क्यों दे रहे हैं? दरअसल हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान को शासन की गीता बनाने से चूक गए हैं। देश के सबसे कमजोर आदमी के जीवन में संविधान का असर पहुंचा नहीं पाए। हम अदालत में गीता की कसम लेकर सच बोलते हैं, पर संविधान को लेकर वो भावना देश के नेताओं और नागरिकों में जन्म नहीं ले सकी। आप लोगों में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे गीता का सार याद ना हो कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर हम में से शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें संविधान का सार याद हो कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय ही हमारे शासन का अधिकार है। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझाने के लिए आपको वर्ष 1949 में संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखे गए वो शब्द देखने चाहिए जो आपकी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पर संविधान स्वीकार करने के 27 साल बाद यानी वर्ष 1976 में 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये वो 2 शब्द हैं जिन्हें वर्ष 1949 में जगह नहीं दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी शब्द को शामिल करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार खुद को गरीबों के साथ दिखाना चाहती थी और पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल करके अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की गई। लेकिन वर्ष 1975 में इमरजेंसी लागू करने के बाद जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों से अल्पसंख्यकों की भावनाएं आहत हुई थी। समाजवादी शब्द पर गांधीवादी राजी नहीं थे। उन्हें लगता था
कि भारत कैसा होगा यह तय करना अभी सही नहीं होगा, जबकि पंथ निरपेक्षता के लिए भीमराव अंबेडकर को लगता था कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत स्वभाव से सबको साथ में लेकर चलने वाला देश है। यह हम आपको भीमराव अंबेडकर का एक भाषण सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने 17 दिसंबर 1946 को दिया था। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. इस भाषण को सुनने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि संविधान निर्माताओं को भारत की चुनौतियां पता थी और उनका समाधान भी। देश को एक रखने के लिए सबका साथ सबका विकास की जरूरत तब भी महसूस की गई थी। राष्ट्र की एकता सबसे जरूरी बात मानी गई थी, पर धीरे धीरे हम उस रास्ते की ओर बढ़ गए जहां तुष्टीकरण ही नीति बन गया, जबकि भारत के संविधान के पीछे की सोच इससे ठीक उलट थी। संविधान की मूल कॉपी के हर पेज पर आपको भारत की सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। जिस पन्ने पर मूल अधिकारों का जिक्र है, उस पर प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की तस्वीर भी है। इसमें कृष्ण और अर्जुन के साथ नटराज की तस्वीर भी मौजूद है। मूल प्रति में गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरें हैं। जिस तरह से जड़ के बिना किसी विशाल पेड़ की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह संस्कृति से जुड़े बिना भारतीय संविधान भी मजबूत नहीं हो सकता। ऐसी सोच संविधान निर्माताओं की थी, पर धीरे धीरे राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान की भावना को पीछे धकेल दिया गया। इतना पीछे कि हरा रंग मुसलमान का और भगवा हिंदू का हो गया, बिरयानी मुसलमान की और चावल हिंदू का हो गया। पक्षियों को भी हिंदू मुस्लिम के पिंजरे में बंद कर दिया गया। धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा होने के बाद संविधान निर्माताओं ने यह सोच लिया था कि हिंदू मुस्लिम की समस्या खत्म हो गई, पर ऐसा पूरी तरह से हुआ नहीं। देश के लोग बंट रहे, देश में एकता की कमी महसूस होती रही। संविधान की बुनियादी सोच और भविष्य के भारत में विरोध दिखने लगे। नागरिक अपने संविधान से दूर होते गए और संविधान अपने मकसद से। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किए जाने के बाद एक विशेष कागज पर हाथ से लिखकर इसे तैयार किया गया था। इस विशेष कागज की उम्र 1000 वर्ष है, यानी 1000 वर्षों तक यह सुरक्षित रहेगा। 251 पन्नों पर लिखकर तैयार की गई संविधान की इस कॉपी का वजन करीब 4 किलोग्राम है। संविधान की इस कॉपी पर ही 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 292 प्रतिनिधियों ने दस्तखत किए थे।
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इन अधिवेशनों में कुल 53,000 लोग शामिल हुए थे। संविधान सभा को इसे पास करने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति ने इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखकर तैयार किया था, यानी इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग शामिल नहीं थी। संविधान का ड्राफ्ट बनाने से पहले संविधान सभा के सलाहकार BN राव के निर्देशन में 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। अमेरिका का संविधान पूरी दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है। उसके मुकाबले भारत का संविधान करीब 5 गुना बड़ा है। दुनिया के देशों में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इसमें 1,46,000 से ज्यादा शब्द हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा संविधान नाइजीरिया का है, जिसमें करीब 66,000 शब्द हैं, यानी भारतीय संविधान इससे भी 2 गुना बड़ा है। संविधान देश के लिए जरूरी है क्योंकि इसमें प्रशासन या सरकार के अधिकार, उसके कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार विस्तार से बताए गए हैं। संविधान दिवस के मौके पर हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान की सच्ची भावना को अपने जीवन में उतारें, इसे गीता जैसा सम्मान दें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.